Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and my channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of genetics, I will deliver my talk on gene interaction. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की जेनेटिक्स की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में जीन इंटरेक्शन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा. So today's topic of our discussion is gene interaction. अब कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी प्लांट्स हो, उसमें प्रत्येक कैरेक्टर्स का कंट्रोल जो है वो जीन्स के द्वारा ही होता है. जीन्स सभी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उसके बीच में भी इंटरेक्शन होता है, और अलग अलग क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में भी इंटरेक्शंस होता है. होमोलोगस क्रोमोसोम पे होने वाले जीन इंटरेक्शंस को पिछले व्याख्यान में मैंने आपसे चर्चा की थी. आज के इस व्याख्यान में अलग अलग क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा. शो कंसेप्ट ऑफ जीन इंटरेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय बेटसन. सबसे पहले जीन के बीच में होने वाले इंटरेक्शन की परिकल्पना बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी. इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस. अतः इसको बेटसन के कारक की परिकल्पना का सिद्धांत भी बोलते हैं. सो जीन इंटरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस. नाउ टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन. हाँ, अब जीन के बीच में होने वाला इंटरेक्शन से दो प्रकार का हो सकता है. एक तो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, एक इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन. इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन जो होता है ये एक्चुअल में एलील के मध्य होने वाला इंटरेक्शन है. इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील्स ऑफ ए जीन. और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन जो है इसके एलील सामान्यतया एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही लॉकस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक ही कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. लेकिन इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शंस में क्या होगा, इसमें लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे उपस्थित होते हैं. So basically gene interaction is of two type: intergenic gene interaction and intergenic gene interaction. First is intergenic gene interaction. Such type of interaction takes place between alleles of a gene. इस प्रकार का जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, ये एक ही जीन के एलील के मध्य संपन्न होती है. और इस इंटरेक्शन पे डिटेल पे व्याख्यान में पहले डिलीवर कर चुका हूँ. फिर भी उदाहरण के तौर पर मैं दो उदाहरण यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ. एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये परिघटना मिराबिलिस जलापा में पाई जाती है. और मिराबिलिस जलापा में आपने देखा कि जब रेड कलर के फ्लावर के प्लांट्स का क्रॉसिंग व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट से जब करवाते हैं तो F1PD में गुलाबी रंग के जो पौधे हैं, गुलाबी कलर के फूल वाली जो पौधे हैं वो विकसित होते हैं. क्योंकि यहाँ पर रेड कलर का जो एलील है वो व्हाइट कलर के एलील पे पूर्णतया प्रभावी नहीं है, अपूर्ण रूप से प्रभावी है. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की परिघटना 4 ओ क्लॉक प्लांट या मिराबिलिस जलापा में पाई जाती है. एक एग्जाम्पल है इसका कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में आपने देखा मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होता है, अब ब्लड ग्रुप में IA और IB एलील जब दोनों ही प्रेजेंट हो, इन दोनों एलील के जब प्रोडक्ट जो है वो RBC प्लाज्मा झिल्ली में प्रेजेंट हो. अब IA है ये भी डोमिनेंट जीन है, और IB है ये भी एलील, ये भी डोमिनेंट एलील है. अब दोनों ही एलील जब डोमिनेंट हो तो इन दोनों के प्रोडक्ट RBC की प्लाज्मा झिल्ली में जाकर समावित हो जाते हैं, और ये परिघटना कोडोमिनेंस के नाम से जानी जाती है. हालांकि IA IB हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और जनरली हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील दूसरे एलील की अभिव्यक्ति को दबा देता है, लेकिन कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है. कोडोमिनेंस में हेटेरोजाइगस कंडीशन होते हुए भी दोनों ही एलील अपना लक्षण प्रकट करते हैं. परिणाम क्या होगा, न तो ब्लड ग्रुप A टाइप का होगा न B टाइप का होगा, बल्कि AB टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाता है.
इसके अलावा और भी सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। इसकी जो सेकंड जो टाइप है उस पर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल आपके कोर्स के हिसाब से मैं आपसे शेयर करूंगा। सो सेकंड टाइप इज इंटरजेनिक जीन इंट्रैक्शन। सच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू जीन्स। इस प्रकार का जो इंट्रैक्शन होगा वो दो जीन्स के मध्य होता है, न कि दो एलील्स के मध्य, और ये जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे जनरली प्रेजेंट होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके कोर्स में है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये आपके कोर्स में है, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एपिस्टेसिस, लीथल जीन, पॉलीजीन। इन सभी में मैं एक एक उदाहरण देते हुए मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन या पूरक जीन। इन दिस इंट्रैक्शन complementary genes of two different genes are present on two different locus। इस प्रकार के इंट्रैक्शंस में दो अलग अलग जीन जो होते हैं वो अलग अलग लॉकस पर उपस्थित होते हैं। ड्यू टू देयर इंट्रैक्शन ओनली वन फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड। इन दोनों के इंट्रैक्शन से केवल एक ही प्रकार का फिनोटाइप है वो प्रोड्यूस होता है। बट इन एब्सेंस ऑफ वन जीन नो कैरेक्टर इज डेवलप्ड। लेकिन किसी भी एक जीन की अनुपस्थिति में या एक जीन के रिसेसिव होने के कारण यह लक्षण जो है प्रकट होता है। शो बोथ जीन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसलिए दोनों जीन एक दूसरे के लिए पूरक है, क्योंकि दोनों जीन जब फंक्शनल होंगे, दोनों जीन्स के जब एंजाइम्स बनेंगे या प्रोटीन्स बनेंगे तो यह लक्षण प्रकट होता है। एक जीन यदि डोमिनेट हो गया या एक जीन रिसेसिव हो गया, उस केस में यह लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए दोनों ही जीन एक दूसरे के पूरक हैं। बोथ जीन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मटर की एक, जैसे ये जीनस है लेथाइरस ओडोरेटस, और लेथाइरस ओडोरेटस में जो फ्लावर है ये पर्पल कलर के होता है, और फ्लावर का जो पर्पल कलर है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। इन लेथाइरस ओडोरेटस पर्पल कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट। अब एंथोसाइनिन का जो संश्लेषण है ये दो स्टेप में होता है। एंथोसाइनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय टू जीन्स, और इसमें जीन कौन से हैं, एक तो कैपिटल सी, एक कैपिटल पी। तो यहां पर सी जीन है ये एंजाइम सी बनाता है, पी जीन है ये एंजाइम पी बनाता है, और एंथोसाइनिन का जो प्रोडक्शन है ये दो पदों में होता है। प्रथम पद में क्या होगा, प्रीकर्सर ए प्रीकर्सर बी में कन्वर्ट होता है, और प्रीकर्सर ए को प्रीकर्सर बी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम सी की आवश्यकता होती है। तो और एंजाइम सी है ये जीन सी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो जब जीन सी डोमिनेंट होगा तो एंजाइम सी का प्रोडक्शन होगा। यदि जीन सी रिसेसिव होगा तो एंजाइम सी का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब जीन सी के द्वारा जब एंजाइम सी बनता है तो ये एंजाइम प्रीकर्सर ए को प्रीकर्सर बी में कन्वर्ट कर देता है। अब सेकेंड स्टेप में प्रीकर्सर बी का एंथोसाइनिन में जो रूपांतरण है ये एंजाइम पी के द्वारा होता है, और एंजाइम पी का संश्लेषण जीन पी के द्वारा होता है। अब यहां पर यदि दोनों ही जीन डोमिनेंट होंगे तो दोनों एंजाइम्स बनेंगे, दोनों एंजाइम बनेंगे तो प्रीकर्सर ए का रूपांतरण प्रीकर्सर बी में हो जाता है, प्रीकर्सर बी का रूपांतरण एंथोसाइनिन में हो जाता है। अब सपोज किसी प्लांट में जीन सी ये तो डोमिनेंट है लेकिन जीन पी मान ली रिसेसिव है। अब इस पौधे में एंजाइम सी तो बन गया लेकिन एंजाइम पी नहीं बना। उस केस में क्या होगा, प्रीकर्सर ए का प्रीकर्सर बी में तो रूपांतरण हो जाएगा लेकिन प्रीकर्सर बी का रूपांतरण एंथोसाइनिन में नहीं होता है। इसका परिणाम क्या होगा, इसमें जो फ्लावर्स बनेंगे वो व्हाइट कलर के होते हैं। या जीन सी मान लीजिए रिसेसिव है और जीन पी डोमिनेंट है। अब जीन सी रिसेसिव है तो इस पौधे के अंदर एंजाइम सी का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जीपी के द्वारा एंजाइम पी का प्रोडक्शन हो जाता है। अब जीन सी का जब निर्माण नहीं होता है तो प्रीकर्सर ए का रूपांतरण प्रीकर्सर बी में नहीं हो पाता है, और प्रीकर्सर बी जब नहीं बनता है तो एंथोसाइनिन भी नहीं बनता है। तो इस तरह के पौधे में क्या होगा, दोनों ही रिएक्शन संपादित नहीं होगी। पहले वाले केस में तो प्रीकर्सर ए प्रीकर्सर बी में बदल रहा है, एक रिएक्शन संपादित हो रही है, लेकिन जब सी रिसेसिव हो पी डोमिनेंट हो उस केस में पी जीन होते हुए भी प्रीकर्सर बी अवेलेबल नहीं होता है और ये सेकेंड रिएक्शंस भी संपादित नहीं होती है, और इसमें भी जो फ्लावर बनेंगे
वो व्हाइट कलर के ही बनेंगे। और इस तरह का जो पौधा होगा उसमें ये चेकर बोर्ड जैसे दिखाया है, ये जैसे दो पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग है। इस पौधे में आप देख रहे हो इसमें कैपिटल सी जीन है, डोमिनेंट है, और पी जो है ये रिसेसिव है, ये भी व्हाइट कलर का फ्लावर है। और दूसरा जो प्लांट है इसमें सी जीन रिसेसिव है, पी जीन डोमिनेंट है, ये भी पर्पल व्हाइट कलर का प्लांट है। अब इन दोनों में जब क्रॉसिंग करवाते हैं तो इससे तो गैमेट बनेगा कैपिटल सी स्मॉल पी, इस पौधे से गैमेट बनेगा स्मॉल सी कैपिटल पी, और इन दोनों गैमेट के फर्टिलाइजेशन से ये F1PD बनेगी जो कि हेटेरोजाइगस प्रकार की है, और इसके अंदर बैंगनी रंग के पर्पल कलर के फ्लावर हैं वो डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें अब ये कैपिटल सी जीन है, हेटेरोजाइगस है, लेकिन एंजाइम सी को प्रोड्यूस कर देगा, और ये पी जीन है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी एंजाइम पी को प्रोड्यूस कर देगा, और दोनों ही एंजाइम जब बनते हैं तो प्रीकर्सर ये अंत में एंथोसाइनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस F1 प्लांट में जब सेल क्रॉसिंग करवाएंगे तो इसके अंदर ये चार तरह के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, और स्मॉल सी स्मॉल पी। और इसमें 50% गैमेट मेल टाइप के हैं, 50% गैमेट इसमें फीमेल टाइप के हैं, और इन मेल और फीमेल गैमेट दोनों के फर्टिलाइजर से आप देख रहे हो ये चेकर बोर्ड में 16 जीनोटाइप बनते हैं, लेकिन इन 16 में आप देख रहे हो ये बैंगनी रंग के 9 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें, चार तो ये हो गए, चार और दो 6 और 3 9, और 7 जो फ्लावर है ये व्हाइट कलर के बनते हैं। तो 16 चेकर बोर्ड में 9 जो प्लांट है वो तो एंथोसाइनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, और 7 जो प्लांट है वो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उन्हें व्हाइट कलर के फ्लावर है वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल जो मेंडल का जो रेशियो था वो होता है 9-3-3-1, लेकिन यहाँ पर मेंडल को रेशियो कैसे आ रहा है 9:7। तो 9-3-3-1 का जो रेशियो था वो डेविएट हो गया, और डेविएट होके 9:7 का परिणाम यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो मेंडल के रेशियो यदि डेविएट हो जाता है तो ये मेंडल के नियमों के अपवाद में ही काउंट होता है। और मेंडल के लिए में लॉ ऑफ डोमिनेंस में जैसे अपन देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स के मध्य क्रॉसिंग करवाते हैं तो F1PD में दोनों में से किसी भी एक पेरेंट का लक्षण प्रकट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो दोनों ही पेरेंट्स हैं ये व्हाइट फ्लावर वाले हैं। अब F1PD में व्हाइट कलर डेवलप ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर पर्पल कलर के फ्लावर वाले प्लांट प्रोजेनी है वो यहाँ पर बन रही है। तो ये सी और पी जीन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। एक भी जीन यदि रिसेसिव होगा या एब्सेंट होगा तो एंथोसाइनिन पिगमेंट नहीं बनेगा। एंथोसाइनिन के उत्पादन के लिए दोनों ही जीन का होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के रूप में होना आवश्यक है, इसलिए दोनों जीन एक दूसरे के पूरक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सेकेंड एग्जाम्पल है सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन्स में क्या होगा, व्हेन टू और मोर जीन्स regulates a character, then product amount of these genes interact and produce a different and deviated type of characters। हाँ, ये इंटरेक्शंस कहता है कि जब कोई लक्षण दो अथवा दो से अधिक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है तो इन जीन के द्वारा उत्पन्न जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन्स, क्योंकि जीन कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है, जीन कभी भी लिपिड का सिंथेसिस नहीं करता है, जीन हमेशा प्रोटीन ही बनाता है। तो जब दो जीन के प्रोडक्ट आपस में केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो फिनोटाइप का प्रारूप जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये सप्लीमेंट्री जीन है, और इसमें जैसे मुर्गों में कलंगी का जैसे लक्षण है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। और इसमें क्या है कि व्हेन ए रोज कॉम्ब इज क्रॉस्ड विथ ए पी कॉम्ब, जब गुलाबी कलंगी वाले मुर्गे का क्रॉस मटर कलंगी वाली मुर्गी से करवाया जाता है तो F1PD में जो संतति उत्पन्न होती है वो वॉलनट प्रकार की होती है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब इसमें आप देख रहे हो मेंडल का जो पहला नियम था डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो यहाँ पर फेल है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है तो F1 जनरेशन में
दोनों में से किसी भी का एक करेक्टर है वो डेवलप होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है। रोज कलंगी ये भी अलग फीचर है, इधर मटर कलंगी ये भी अलग फीचर है। अब ये दोनों ही रोज और पी ये दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, दोनों ही बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हैं। अब हिसाब से F1PD में या तो रोज कलंगी आनी चाहिए थी या मटर कलंगी आनी चाहिए थी, लेकिन इनसे डिफरेंट अखरोट प्रकार की जो कलंगी है वो डेवलप होती है। अब वालनट कॉम्ब के बनने के पीछे रीजन क्या है कि रोज जीन से जो प्रोटीन्स बनेगा वो प्रोटीन पी जीन से बनने वाले प्रोटीन के साथ केमिकल रिएक्शंस करता है, और जब दो तरह के प्रोटीन के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है तो फिनोटाइप का जो प्रोडक्ट है वो टोटली चेंज हो जाता है। अब इस F1PD में जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो F2PD में when F1 walnut self cross, then in F2 generation tremendous result obtained। और F2PD में हम देखते हैं कि 9 वालनट प्राप्त होते हैं अखरोट प्रकार के, 3 गुलाबी कलंगी वाले प्राप्त होते हैं, 3 मटर कलंगी वाले प्राप्त होते हैं और एक सिंगल कलंगी वाला प्राप्त होता है। अब इसमें रेशो तो 9-3-3-1 आ रहा है, जो कि नॉर्मल मेंडल का जो रेशो है 9-3-3-1 वो आ रहा है, लेकिन ये रेशो दो बातों में डिफरेंट है। यहाँ पर इन रोज कॉम ओनली आर जीन इज डोमिनेंट एंड इन पी कॉम ओनली आर पी जीन इज डोमिनेंट। इन वालनट बोथ आर एंड पी जीन्स आर डोमिनेंट विच में भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो जब आर और पी दोनों ही जीन डोमिनेंट हो, दोनों हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, दोनों होमोजाइगस हो सकते हैं, एक होमोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस हो सकता है, या पहला हेटेरोजाइगस दूसरा होमोजाइगस हो सकता है। इन सिंगल कॉम बोथ आर एंड पी जीन्स आर रिसेसिव इन नेचर एंड इन होमोजाइगस कंडीशन। और सिंगल कॉम के जो मुर्गे बनेंगे उसमें ये दोनों ही जीन रिसेसिव प्रकार के हैं, यानी स्मॉल आर, स्मॉल पी, स्मॉल पी। अब इस डाइहाइब्रिड रेशियो की जो व्याख्या है ये काफी इंटरेस्टिंग है। और ये इस डायग्राम आप देख रहे हो चारों के, ये एक्चुअल फिगर है। ये गुलाबी कलंगी का जैसे मुर्गा है रोज कॉम, ये मटर कलंगी का है पी कॉम, ये अखरोट टाइप का है वालनट, इन दोनों के क्रॉसिंग से बनता है। और ये सिंगल टाइप का है, इसमें दोनों ही जीन रिसेसिव होते हैं। तो F2PD में 9 वालनट बनते हैं, 3 पी कॉम बनते हैं, 3 ये रोज कॉम बनते हैं, एक इसके अंदर सिंगल कॉम बनता है। ये क्रॉस जैसे दिखाया चेकर बोर्ड में, ये रोज कॉम है। रोज कॉम में आप देख रहे हो जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल पी, और पी कॉम में स्मॉल आर कैपिटल पी। और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से ये F1PD बनी जो कि हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। अब इस F1 में जब सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे तो इसके अंदर ये 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर स्मॉल पी। और इनकी क्रॉसिंग से ये 16 चेकर बोर्ड, और 16 में आप देख रहे हो 9 इसके अंदर वालनट हैं, 3 गुलाबी कलंगी के हैं, 3 इसमें मटर कलंगी के हैं, और एक इसमें सिंगल कलंगी का मुर्गा है वो डेवलप होता है। अब इसकी जो व्याख्या है उसके अंदर 2 एस्पेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं। दिस क्रॉस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मेंडेलियन क्रॉस इन 2 मैटर्स। ये 2 बातें कौन सी है? इन F1 जनरेशन द प्रोजेनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इट्स नाइदर रोज कॉम नॉर पी कॉम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वालनट। क्योंकि मेंडल का नियम तो कहता है कि जब भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पेयर्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है तो F1 जनरेशन में दोनों में से किसी भी पेरेंट्स का कैरेक्टर है वो डेवलप होता है। अब यहाँ पर एक पेरेंट रोज कॉम का है, एक पेरेंट पी कॉम का है, लेकिन अपन देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में अखरोट कलंगी वाले मुर्गे हो डेवलप होते हैं। तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यहाँ पर फेल हो रहा है। इसके अलावा F2PD में रेशो तो 9-3-3-1 आ रहा है, लेकिन 9 प्रोजेनी यहाँ पर वालनट है, 3 प्रोजेनी यहाँ पर पी प्रकार की है, 3 प्रोजेनी गुलाबी प्रकार की है, और एक प्रोजेनी सिंगल टाइप की है। अब ये रेशो तो 9-3-3-1 है, लेकिन मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो है उससे डिफरेंट है, क्योंकि पहले वाले
मेंडल के रेशो में अपन देखा कि उसमें नो जो जनरेशन बनती है, नो संतति बनती है, वो एक पेरेंट की जैसी होती है, और वन जनरेशन जो बनती है वो किसी दूसरे पेरेंट की जैसी होती है। यानी 16 में से 10 जो कॉम्बिनेशन है वो पैतृक संयोजन वाली है, और जबकि दो जो डिफरेंट बनती है वो रिकॉम्बिनेंट प्रकार की है। इन दिस वे one dominant gene expresses itself whether second gene present or absent, but second gene express only in presence of first gene, and such type of genes are called as supplementary gene। और इस तरह के जो जीन होते हैं वो सप्लीमेंट्री जीन के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा एग्जांपल है इसमें डुप्लीकेट जीन। व्हेन two pairs of a gene regulates a single character or almost equal character, then any one gene among two is capable to produce equal or almost equal characters। ये जीन इंस्ट्रक्शंस क्या कहता है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ए जीन, जब एक जीन के दो जोड़े किसी एक सिंगल करेक्टर्स को या उसके समतुल्य लगभग समान करेक्टर्स को जब कंट्रोल करते हैं, तो एनी वन जीन अमंग टू इज केपेबल टू प्रोड्यूस इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल करेक्टर्स। तो इनमें से एक जीन उसी लक्षण को या उसके लगभग समतुल्य लक्षण को उत्पन्न करने में कैपेबल होता है। सच टाइप ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एज डुप्लीकेट जीन। और इस प्रकार के जो जीन होते हैं ये डुप्लीकेट जीन के नाम से जाने जाते हैं। इसके दो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करूंगा। दो एग्जाम्पल है, एक तो सेफर्ड पर्स, ये जो खरपतवार है, अरेबिडोप्सिस प्लांट होता है, और दूसरा लक्षण है एंडोस्पर्म ऑफ मेज, मक्का में भ्रूणपोष का जो कलर है। यहाँ पर सेफर्ड पर्स का एग्जाम्पल है, ये मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये साइंटिस्ट हैं सल, जिन्होंने इस अरेबिडोप्सिस प्लांट में डुप्लीकेट जीन की खोज की थी। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो सीड जो है एक तो त्रिकोणाकार होते हैं, ट्रायंगुलर, और कुछ के अंदर ये अवॉइडल होते हैं, अंडाकार। तो ट्रायंगुलर कंडीशन है, उसके अंदर ये जीनोटाइप है हमारे पौधे का कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और अंडाकार जो पेरेंट है इसमें जीन है स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसमें गैमेट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, इसमें गैमेट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, और इन दोनों गैमेट के फर्टिलाइजेशन से ये F1PD हेटेरोजाइगस बनती है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेंट है, कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेंट है, तो F1 जनरेशन है उसमें ट्राइएंगुलर प्रकार के सीड हैं वो डेवलप होते हैं। अब इस F1 में जब सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है तो इसमें ये चार तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी, और इन के क्रॉसिंग से ये F2PD है वो डेवलप होती है। और इस F2PD में आप देख रहे हो काफी इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पर 16 में से 15 जो संतति हैं वो तो त्रिकोणाकार बीज वाली है, ट्रायंगुलर, और एक संतति ऐसी बनती है जिसके अंदर ये अंडाकार बीज है। तो F2PD में जो फिनोटाइप रेशियो आ रहा है ये 15:1, यानी 15/16 ट्रायंगुलर और 1/16 अवॉइड प्रकार की। अब नॉर्मल रेशियो जो मेंडल का जो था वो 9:3:3:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 से डेविएट होकर कितना हो गया, 15:1। अब रेशियो जब विचलित हो रहा है तो ये मेंडल के नियम के एक्सेप्शंस के रूप में ये काउंट होता है। In this cross, in F2 generation, normal Mendelian ratio, which was 9:3:3:1, is deviates by 15:1, or in which triangular plants are 15/16 और ओवॉइड जो बीज वाले हैं ये 1/16। तो यहाँ पर F2PD में रेशियो कितना आ रहा है, 15:1। नेक्स्ट एग्जांपल इज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होगा, इन सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन two genes located on different locus behave in such a way that one gene masks the expression of other gene।
इस प्रकार के इंटरेक्शन में क्या होगा, एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है। इन दिस द जीन विच सप्रेस द अनदर जीन इज कॉल्ड एपिस्टेटिक। तो यहां पर जो जीन जिस जीन की अभिव्यक्ति को दबा रहा है उससे प्रभावी जीन को एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं, और जो जीन अभिव्यक्त नहीं हो रहा है या जो जीन दूसरे जीन के कारण दब गया, सप्रेस हो गया, वो हाइपोस्टैटिक जीन कहलाता है। द इंटरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डोमिनेंस इन विच वन एलील सप्रेस द एक्शन ऑफ अनदर एलील। अब एपिस्टेसिस की जो परिघटना है ये डोमिनेंस से डिफरेंट है, क्योंकि डोमिनेंस में तो एक एलील दूसरे एलील की अभिव्यक्ति को दबा देता है, लेकिन यहां पर एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है, और जो जीन यहां पर डोमिनेंट है उसको एपिस्टैटिक जीन बोलेंगे, और जिस जीन की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है उसको हाइपोस्टैटिक जीन के नाम से जाना जाएगा। तो एपिस्टेसिस है वो यहां पर दो प्रकार की हो सकती है, एक तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस। So epistasis may be of two type, dominant epistasis and recessive epistasis. इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगा। ये कुत्तों के बीच में जैसे क्रॉसिंग का एग्जाम्पल मैंने लिया है। व्हाइट डॉग है, जैसे व्हाइट डॉग की क्रॉसिंग जब ब्राउन डॉग से जैसे करवाई जाती है, तो व्हाइट डॉग का जीनोटाइप है कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल आई, और ब्राउन डॉग का जीनोटाइप है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल आई स्मॉल आई। हाँ, इसमें व्हाइट डॉग से गैमेट बनेंगे कैपिटल बी कैपिटल आई, और ब्राउन डॉग से जीन बनेंगे स्मॉल बी स्मॉल आई। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से ये F1PD बनती है हेटेरोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। अब इस F1 जनरेशन में चार तरह के गैमेट हैं प्रोड्यूस होते हैं, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई और स्मॉल बी स्मॉल आई। अब इन चारों गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से इस चेकर बोर्ड में आप देख रहे हो, इसके अंदर व्हाइट जो जनरेशन है ये तो इसमें बन रही है 4 4 8 2 10 और 1 11 12 इसके अंदर व्हाइट जनरेशन है, और 3 इसके अंदर ब्लैक जनरेशन है, 1 इसके अंदर ब्राउन जनरेशन है। तो यहां पर रेशो कितना आ रहा है, 12/16, 3/16 और 1/16। तो F2PD में रेशो आ रहा है 12:3:1, जबकि नॉर्मल जो मेंडेलियन रेशो है वो आना चाहिए 9:3:3:1। अब मेंडल का जो नॉर्मल रेशो यदि डेविएट हो गया, विचलित हो गया, इसका मतलब ये मेंडल के नियम का अपवाद है। तो यहाँ पर F2PD में व्हाइट जो संतति है ये 12 बन रही है 12/16, ब्लैक कलर के जो डॉग हैं ये 3 बन रहे हैं 3/16, और ब्राउन कलर के जो डॉग है इनकी संख्या 1 है 1/16। ये इनके फिगर है तीनों ही डॉग्स कलर के। इसकी सेकंड टाइप जो है दैट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव में क्या होगा, इन सच टाइप ऑफ एपिस्टेसिस द recessive gene suppress the expression of dominant gene which is present on another locus। इस प्रकार की अभिव्यक्ति में क्या होगा कि जो रिसेसिव जीन है वो डोमिनेंट जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है, यानी जीन रिसेसिव होते हुए भी वो डोमिनेंट जीन पे हावी है या प्रभावी है। और इसके अंदर ये कंक्लूजन है, इनको आप ध्यान में रखें। कंक्लूजन क्या है, जब ए और सी जीन दोनों ही डोमिनेट होंगे तो अगाउटी कलर डेवलप होगा। अब ए और सी दोनों ही जीन डोमिनेट है, ये दोनों होमोजाइगस हो सकते हैं, दोनों हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, ए होमोजाइगस हो सकता है, ये हेटेरोजाइगस हो सकता है, ये हेटेरोजाइगस हो सकता है, ये होमोजाइगस हो सकता है, यानी ए और सी डोमिनेट होना चाहिए। यदि ए और सी दोनों ही डोमिनेट है तो अगाउटी कलर डेवलप होगा। सेकेंड कंक्लूजन, if A is recessive and C is dominant, A recessive है इसका मतलब ये होमोजाइगस है, स्मॉल a स्मॉल a, और C डोमिनेंट है, इट मीन्स ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, और इस केस में ब्लैक कलर के कुत्ते हैं, डॉग हैं, वो डेवलप होंगे। इफ A is dominant and C is recessive और
both A and C are recessive, then albino color is produced. तो A यदि डोमिनेंट हो, इसका मतलब होमोजाइगस भी हो सकता है, हिटरोजाइगस भी हो सकता है, यानी कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, और C रिसेसिव हो, यानी स्मॉल सी, या दोनों ही रिसेसिव हो, यानी स्मॉल ए, स्मॉल सी, उस केस में क्या होगा, एल्बिनो कलर के डॉग हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन है। ये चेकर बोर्ड भी दिखाया है इसमें। इसके अंदर ये अगाउटी कलर के जैसे रेट हैं, ब्लैक कलर के रेट हैं, एल्बिनो कलर के रेट हैं, और इसमें जो रेशो जो आ रहा है, ये रेशो इसमें आएगा 9:3:4। इसमें देख रहे अगाउटी ये 9/16 डेवलप हो रहे हैं, ब्लैक जो है ये 3/16 डेवलप हो रहे हैं, और एल्बिनो जो है ये 4/16 डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज लीथल जीन। लीथल मतलब घातक। कई बार क्या होता है कि जीन्स की कार्य प्रणाली के कारण प्राणी की जो वायबिलिटी जो होती है, लाइफ स्पान होता है, उसकी जीवन क्षमता जो होती है, उसके जिंदा रहने की जो प्रायोरिटी है वो कम हो जाती है। और इस तरह के जो जीन जिसके कारण प्राणी की वायबिलिटी, जीवन क्षमता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, इस प्रकार के जीन लीथल जीन या घातक जीन के नाम से जाने जाते हैं। और ये लीथल जीन जो है ये, इनका एक्शन 3 टाइप का हो सकता है। एक डोमिनेंट लीथल यानी प्रभावी घातक, रिसेसिव लीथल अप्रभावी घातक, और कंडीशनल लीथल। डोमिनेंट लीथल के एग्जांपल है, एक तो क्रीपर जीन, मुर्गियों में क्रीपर जीन जैसे होता है, एक सिकल सेल एनीमिया। अब इन दोनों ही कंडीशंस में क्या है कि क्रीपर जीन यदि डोमिनेट होगा, होमोजाइगस होगा, तो वो मुर्गियां जीवित नहीं रहती है, यानी कैपिटल सी कंडीशन यदि होगी तो उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया में यदि होमोजाइगस कंडीशन होगी तो उस प्राणी के अंदर सिकल सेल एनीमिया डेवलप हो जाता है और उस प्राणी की लाइफ स्पान भी कम हो जाती है। लेकिन विषम युग्मजीय अवस्था यदि होती है, उस केस में ये कैरियर का कार्य करता है, और कैरियर का कार्य करते हैं तो उसमें लक्षण प्रकट होते हैं, वो इतने घातक नहीं होते, वो वाहक का कार्य करती है, और उनका थोड़ा लिमिटेड लाइफ स्पान होता है और वो जिंदा रह जाते हैं। रिसेसिव लीथल में क्या होगा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है टॉय सैक डिजीज। और कंडीशनल लीथल जो है ये, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ड्रोसोफिला ऑब्सक्यूरा। अब ड्रोसोफिला ऑब्सक्यूरा में जब टेम्परेचर मान लीजिए 15 डिग्री 20 डिग्री है, तब तक तो ये सर्वाइव करता है, और जो ही टेम्परेचर 25 डिग्री या इससे ऊपर पहुंचने लग गया तो इस ड्रोसोफिला की ससेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, रेजिस्टेंट पावर इसका खत्म हो जाता है, और अधिक तापमान के कारण इनके एम्ब्रियो की फिर क्या है, डेथ हो जाती है। तो लीथल जीन का जो एक्शन है वो 3 टाइप से हो सकता है। डोमिनेंट लीथल के रूप में, जिसमें क्रीपर जीन, सिकल सेल एनीमिया। रिसेसिव लीथल के रूप में, इसका एग्जाम्पल है टॉय सैक डिजीज। और कंडीशनल लीथल, इसमें ड्रोसोफिला ऑब्सक्यूरा की 25 डिग्री तापमान के ऊपर सहनशीलता, ससेप्टिबिलिटी। और लास्ट एक एग्जांपल है इसमें मल्टीपल फैक्टर्स। हाँ, कई बार क्या होता है कि बॉडी में कुछ प्रोटीन्स का संश्लेषण, एमिनो एसिड्स का संश्लेषण, वो एक से अधिक पदों में संपन्न होता है, और आप जानते हो कि जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण एंजाइम्स के द्वारा होता है, और एंजाइम का जो उत्पादन है वो अलग अलग जीन्स के द्वारा होता है। तो ये जैसे इकोलाई बैक्टीरिया का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैन जो एमिनो एसिड्स है, इसका संश्लेषण कॉरिस्मिक एसिड से होता है, और कॉरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन का जो संश्लेषण है ये 4 पदों में संपन्न होता है, और चारों पदों के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। जैसे कॉरिस्मिक एसिड सबसे पहले एंथ्रेनिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और कॉरिस्मिक एसिड का एंथ्रेनिलिक एसिड में जो रूपांतरण है
ये एंजाइम E1 के द्वारा प्रेरित होता है या कंट्रोल होता है, और एंजाइम E1 का संश्लेषण एंजाइम G1 के द्वारा होता है। अब एंथ्रेनिलिक एसिड का रूपांतरण कार्बोक्सीफिनाइल एमिनो डिकार्बोक्सी रिबुलोज फॉस्फेट के अंदर होता है, और एंथ्रेनिलिक एसिड का इसमें जो कन्वर्जन है ये एंजाइम E2 के द्वारा प्रेरित होता है, और एंजाइम E2 का जो प्रोडक्शन है ये जीन G2 के द्वारा कंट्रोल होता है। थर्ड स्टेप में कार्बोक्सीफिनाइल एमिनो डिकार्बोक्सी रिबुलोज फॉस्फेट का रूपांतरण इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट में होता है, और ये रूपांतरण एंजाइम E3 के द्वारा कंट्रोल होता है, और E3 एंजाइम का संश्लेषण जीन G3 के द्वारा होता है। और लास्ट स्टेप में इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट ये ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके रूपांतरण के लिए एंजाइम E4 चाहिए। ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये E4 है, और E4 का संश्लेषण जीन G4 के द्वारा होता है। तो जब कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोटीन्स या कोई उत्पाद दो से अधिक पदों में संपन्न होता है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग एंजाइमों की आवश्यकता होती है, और अलग अलग एंजाइमों का संश्लेषण अलग अलग जीन्स के द्वारा होता है। अब इकोलाई बैक्टीरिया में कोरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन का जो संश्लेषण है ये 4 जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, E1, E2, E3, E4, और चारों ही जीन का संश्लेषण, चारों ही इन एंजाइमों का संश्लेषण 4 अलग अलग जीन्स के द्वारा होता है, G1, G2, G3, G4। तो यहाँ पर एक लक्षण एक से अधिक फैक्टर्स के द्वारा, एक से अधिक एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसलिए ये परिघटना मल्टीपल फैक्टर या पॉलीजीन के नाम से जानी जाती है। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान जीन इंटरेक्शन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एग्जाम पॉइंट के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से, और थोड़ा समझने में थोड़ा ये टिपिकल है, लेकिन जब आप 2-3 बार इस व्याख्यान को आप सुनोगे और इसमें आप रेशो याद रखो, कौन सा जीन है, कौन सा एग्जाम्पल है, और F2B में रेशो क्या आ रहा है, तो उसके बेसिस पे ये टॉपिक आपके बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। और इसी के साथ मेरी तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।